इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 2050 से, जहां हमारी पृथ्वी का वातावरण पूरी तरीके से खराब हो चुका था। चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण लोग मारे जा रहे थे। इसीलिए अब इन सारी चीजों से बचने के लिए अंतरिक्ष के अंदर स्पेस डोम्स बनाए जा रहे थे, जिसके अंदर इंसानों के लिए रहने की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। लेकिन उन एयर डोम्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा था, जहां पर सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। इसीलिए पृथ्वी पर जो भी गरीब लोग बचे हुए थे उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। अब तो पृथ्वी पर बची हुई कंट्रीज में किसी सरकार का राज नहीं था, बल्कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कमिटी बनाकर वहां की देखरेख किया करती थी। सारे आपसी मतभेद और झगड़े छुड़ाना उन सभी का ही काम हुआ करता था। अब तो पृथ्वी को छोड़कर इंसानी सभ्यता किसी दूसरे प्लेनेट पर भी लेके जाने का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि हम इंसान इतने सालों से दूसरे प्लेनेट को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें ऐसा कोई हैबिटेबल प्लेनेट मिला ही नहीं जो पृथ्वी जैसा हो सके। लेकिन अभी भी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, जिससे कि वो पृथ्वी के वातावरण को ठीक कर सके। इसी तरीके से हमें अंतरिक्ष के अंदर रूबिकॉन नाम का एक स्पेस रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर साइंटिस्ट एक अलग ही टाइप के अलगाय पर वर्क कर रहे थे। ये अलगाय भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था और ऑक्सीजन को रिलीज करता था। लेकिन अभी भी वैज्ञानिक श्योर नहीं थे कि इन सारे अलगाय को हम पृथ्वी पर भेज सकते हैं कि नहीं। उनका ये एक्सपेरिमेंट अभी भी एक बड़े पैमाने पर चालू रहता है। वहीं अब हमें एक दूसरे स्पेसशिप के अंदर हैना एंड केविन नाम की दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जा रहा था, जो लगातार अपनी स्पेसशिप लेकर रूबिकॉन स्पेस सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल वो दोनों पृथ्वी के एक दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सोल्जर्स थे, जो रूबिकॉन स्पेस सेंटर में जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए होते हैं। अब यहाँ रूबिकॉन स्पेस सेंटर में ट्रेसी नाम की एक एस्ट्रोनॉट्स को ये पता चल गया था कि उनके स्पेस सेंटर की तरफ एक दूसरी स्पेसशिप बढ़ रही है। वो सबसे पहले ये एनालाइज करती है कि स्पेसशिप के अंदर कौन है और उनका पर्पस क्या है। वहीं हैना अब लगातार रूबिकॉन स्पेस सेंटर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी स्पीड जो ऑटोमेटिकली स्लो हो जानी चाहिए थी वो होती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हैना अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है और मैन्युअली स्पीड को कम करती है, जिसके कुछ देर बाद ही वो अपने स्पेसशिप को रूबिकॉन स्पेस सेंटर से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ रूबिकॉन स्पेस सेंटर के सीनियर मैनेजर्स हैना और केविन का स्वागत करते हैं, लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हैना और केविन सिर्फ विजिट के लिए नहीं आए हैं। उन दोनों को तो एक बहुत ही सीक्रेट मिशन प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर हैना डॉक्टर डिमिट्री और फिलिप से पूछती है कि वो अपने स्पेसशिप को ऑटोमेटिकली कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही थी। तब जाकर फिलिप बताते हैं कि तुम्हारे स्पेसशिप के कंट्रोल सिस्टम का कनेक्शन पृथ्वी के हेडक्वार्टर से नहीं हो पाया था, जिससे कि तुम्हें स्पेसशिप को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ा। अब ये सारी बातें जानने के बाद हैना और केविन रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। हैना तो अब अपनी एक बहन से बात कर रही थी, जो उसी के ऑर्गेनाइजेशन में पृथ्वी पर जॉब कर रही थी। अब रूबिकॉन स्पेस सेंटर में मौजूद सारे लोग ड्रिंक्स पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि जल्द ही टीम के अंदर कुछ नए लोग आने वाले थे और पुराने लोग वापस पृथ्वी पर चले जाएंगे। यहाँ पर केविन बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। वो चाहता तो अमीर लोगों के बनाए गए एयर डोम्स के अंदर जाकर आराम से रह सकता था, लेकिन उसने पृथ्वी के इन्वायरमेंट को बचाने में अपना योगदान दिया। अब यहाँ फिलिप्स ने डिसाइड किया कि वो अपने दो और क्रू मेंबर के साथ पृथ्वी पर रिसर्च करने के लिए जाएगा, जिससे कि अब उन्हें करंट एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पता चल सके। अब हम हैना को देखते हैं, जो एक दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रूबिकॉन से कुछ बातें कर रही थी। रूबिकॉन वाले हैना पर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे थे कि वो अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके एक दूसरे स्पेसशिप की मदद से वापस अर्थ पर लौट जाए। लेकिन हैना ने बताया कि अभी भी वैज्ञानिक उस अलगाय पर वर्क कर रहे हैं, जो शायद अभी तक रेडी नहीं हुआ है। यहाँ रूबिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर्स का कहना था कि अगर अलगाय तैयार हो जाए तब हैना उसके सैंपल्स को चुराकर वापस अर्थ पर लौटे, जिससे कि हम उस अलगाय की मदद से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर फिलिप्स अपने दो क्रू मेंबर्स के साथ निकल पड़ता है पृथ्वी पर जाने के लिए। वो तीनों स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़े थे पृथ्वी के एनवायरनमेंट की तरफ। उन तीनों में तो डॉक्टर डिमिट्री का एक बेटा भी शामिल होता है। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब अचानक फिलिप रूबिकॉन स्पेस सेंटर में ये इन्फॉर्म कर रहे थे कि वो अपने स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हैना और बाकी क्रू मेंबर्स जब इस पूरे मामले को अच्छे से चेक करते हैं, तब उन्हें असली जड़ पता चली। दरअसल फिलिप्स के स्पेसशिप का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जिससे कि वो पृथ्वी के साथ साथ रूबिकॉन
स्पेसशिप में भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और अगर ये कनेक्शन कुछ ही मिनटों में एस्टेब्लिश नहीं हुआ तब उनकी स्पेसशिप पृथ्वी से जाकर क्रैश हो जाएगी। हैना तो अलग अलग मेथड्स ट्राई करते रहती है इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसीलिए अब वो स्पेस सूट पहनकर बाहर चली गई थी रूबिकॉन स्पेस सेंटर की कम्युनिकेशन डिवाइस को चेक करने के लिए। अच्छे से जांच करने के बाद हैना को पता चलता है कि कम्युनिकेशन डिवाइस एकदम से सही है, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हैना पृथ्वी की तरफ मुड़कर देखती है तब वो पूरी तरीके से शॉक रह गई थी। हैना ने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ एक बहुत ही मोटी परत की धुंध फैल चुकी है और ये लगातार पृथ्वी को कवर करते ही जा रही थी। यहाँ डॉक्टर डिमिट्री को फिलिप्स के स्पेसशिप में से एक आखिरी मैसेज मिलता है जो बता रहे थे कि उनकी स्पेसशिप में अब आग लग चुकी है, जिसके तुरंत ही बाद एक जोर से धमाके की आवाज आई और उनका कनेक्शन टूट गया। यानी कि अब फिलिप्स और उनके क्रू मेंबर्स के स्पेसशिप की पृथ्वी से टकराने के कारण मौत हो चुकी है। डॉक्टर डिमिट्री इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस टीम के अंदर उनका बेटा भी मौजूद था। अपने बेटे के मौत की खबर सुनकर वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। हैना तो डॉक्टर डिमिट्री के लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन डॉक्टर डिमिट्री हैना को डांट कर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब यहाँ केविन को रिपोर्ट चेक करने के बाद एक बहुत ही अनोखी बात पता चली, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप को एक चेम्बर में बंद कर लेता है जहाँ का प्रेशर वो लगातार कम करने लगा था। हैना केविन को निकालने की बहुत कोशिश करती है पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। हैना ने इस इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर डिमिट्री की मदद ली जिससे कि वो लोग चैम्बर का दरवाजा ओपन कर लेते हैं। वहाँ पर तो केविन पूरी तरीके से बेहोश पड़ा था। हैना केविन को लगातार उठा रही थी। तब जाकर केविन थोड़ा सा होश में आकर कहता है कि पृथ्वी पर जो धुंध फैली हुई है वो इतनी ज्यादा जहरीली और खतरनाक है जिसने पृथ्वी के सारे लोगों को खत्म कर दिया और अब इंसानी जगत में सिर्फ हम ही 3 लोग बचे हुए हैं। ये बोलकर केविन फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर डिमिट्री ने केविन को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जिससे कि वो आराम कर सके। अब यहाँ डॉक्टर डिमिट्री हैना को बता रहे थे कि मैंने जिस टाइप का अलगाई सिस्टम बनाया है हम कुछ समय तक यहाँ ऑर्गेनिक फूड बनाकर जिंदा रह सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब हैना अपने एक नए कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने में लगी थी जिससे कि वो पृथ्वी पर मौजूद बचे हुए लोगों से कनेक्ट कर सके। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर जब हैना उस कम्युनिकेशन डिवाइस को बनाकर टेस्ट करने लगती है तब पता चला कि उसे पृथ्वी से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। अब तो केविन भी गहरी नींद से सोकर उठ चुका था। केविन तो बताता है कि अब तो एयरडोम्स में मौजूद सारे लोगों के रिसोर्सेज भी खत्म हो चुके होंगे, यानी कि बाकी लोगों की तरह उनकी भी मौत पक्की है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से केविन ने खुद की जान लेने की कोशिश की क्योंकि उसे पता है कि वो सब पृथ्वी पर अब कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और तो और केविन अपनी पूरी जिंदगी स्पेसशिप के अंदर नहीं गुजारना चाहता था। लेकिन यहाँ डॉक्टर डिमिट्री उन दोनों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने जिस अलगाई सिस्टम को क्रिएट किया है उसे चलाने के लिए मिनिमम 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई तब हमें ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी और फिर केविन के जाने के बाद हम दोनों भी बुरी तरीके से मारे जाएंगे। ये बात सुनने पर केविन भी सुसाइड का प्लान कैंसिल कर देता है। केविन तो अब हैना के साथ बैठकर कुछ प्यार भरी बातें कर रहा था जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसी तरीके से उन तीनों को स्पेसशिप के ऊपर कुछ दिन बीत चुके थे। हैना के पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो उल्टी कर रही थी। पर साथ ही साथ हैना ने देखा कि उन सारे अलगाइस का कलर चेंज होने लगा है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, हैना को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। अब अचानक हैना को अपने बनाए गए नए कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक लेडी का मैसेज आता है। हैना तुरंत ही मैसेज को डिकोड करके ये पता लगाती है कि पृथ्वी के बंकर में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो जिंदा हैं और फंसे हुए हैं। हैना ने ये बात डेविड को भी बता दी थी जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पृथ्वी पर जाकर उन सारे फंसे हुए लोगों को बचाएंगे। हालांकि डॉक्टर डिमिट्री ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो तो हैना और डेविड को बताते हैं कि बंकर के अंदर जो भी सारे लोग मौजूद हैं वो अमीर और निर्दयी हैं। उन्हें गरीबों और दूसरों की जान की कोई परवाह नहीं है। और तो और डिमिट्री को यह अंदाजा था कि उस बंकर के अंदर कंपनी के सीईओ और बोर्ड मेंबर्स की टीम भी मौजूद होगी। इसीलिए डॉक्टर डिमिट्री बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन लोगों को बचाया जाए। पर हैना और डेविड तभी भी पृथ्वी पर जाने के लिए तैयारी करते रहते हैं। डॉक्टर डिमिट्री को पता था कि अगर ये दोनों पृथ्वी पर गए तब फिलिप्स की टीम की तरह ये भी
मारे जाएंगे। दरअसल कुछ समय पहले एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम निब्रा था, उन्होंने बहुत सारे पैसे देकर मेरे अलगाई सिस्टम को खरीदने की कोशिश की थी, जिससे कि वो अमीर लोगों को और भी दुगने दाम में बेच सके। लेकिन मैं और मेरे बेटे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हम चाहते थे कि इस अलगाई सिस्टम को गरीब से गरीब लोग भी फ्री में यूज कर सके, और इसीलिए मेरा बेटा पृथ्वी के मिशन पर जाने के लिए जिद करने लगा था, जिसका परिणाम होता है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हैना डॉक्टर डिमिट्री को एक वीडियो फुटेज दिखाती है जो उसकी बहन की होती है, और ताज्जुब की बात ये थी कि हैना की बहन अभी भी जिंदा है और उन्हीं बंकर्स में फंसी हुई है। यही एक रीजन था कि हैना उस जगह पर जाकर अपनी बहन के साथ साथ बाकी लोगों को भी बचाना चाहती थी। अब हैना और डेविड स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ निकलने से पहले डॉक्टर डिमिट्री से छोटा सा अलगाई सिस्टम ले लेते हैं, जिससे कि वो बंकर में प्रॉपरली ऑक्सीजन क्रिएट कर सके। डॉक्टर डिमिट्री बताते हैं कि ये सारे अलगाइज का कलर कुछ टाइम से एकदम चेंज हो गया है, क्योंकि हैना कुछ टाइम से बीमार थी और ये अलगाए हमारी यूरिन की वजह से ही अपनी ग्रोथ कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका कलर थोड़े टाइम के लिए चेंज हो गया है, पर ये अपने आप को जल्द से जल्द ठीक भी कर लेंगे। अब डेविड और हैना अपनी पूरी तैयारी करने लग जाते हैं लॉन्च के लिए, पर तभी अचानक हैना देखती है कि स्पेसशिप के बहुत सारे सिस्टम का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ओवर टेम्परेचर होने के कारण हैना समझ गई थी कि ये स्पेसशिप अब ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए हैना तुरंत ही डेविड को लेकर मेन स्पेस स्टेशन में आ जाती है। देखते ही देखते उनकी बची हुई वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब वो लोग कभी भी अर्थ पर जा ही नहीं सकते। दरअसल ये सारी चीजें डॉक्टर डिमिट्री ने ही की होती हैं, जिससे कि वो दोनों अर्थ पर नहीं जा सके। वो नहीं चाहते थे कि उन अमीर लोगों को बचाया जाए जो गरीब लोगों को अपने नौकर के जैसा ट्रीट करते हैं। अब जाकर हैना ने भी अपनी सारी सीक्रेट बातें रिवील कर दी थी। वो तो डेविड और डिमिट्री को बता देती है कि नुब्रा ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एक मिशन दिया था कि वो अलगाए के तैयार होने के बाद जल्द से जल्द उसे एक सीक्रेट स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर लेकर आ जाए। यानी कि स्पेस सेंटर में अभी भी एक शिप मौजूद थी जो अर्थ तक उन्हें लेकर जा सकती है। इसीलिए हैना डॉक्टर डिमिट्री और डेविड को कहती है कि हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। लेकिन मिशन में आगे बढ़ने से पहले हैना उस पृथ्वी वाली लेडी से बात करती है, तब जाकर उसे एक डार्क रियलिटी के बारे में पता चला। दरअसल पृथ्वी पर मौजूद उस बंकर में 300 लोगों की ही जगह थी, इसीलिए बोर्ड मेंबर्स और सारे अमीर लोगों को बंकर के अंदर घुसा लिया गया और सोल्जर्स को मरने के लिए बाहर ही छोड़ दिया गया। हैना तो समझ जाती है कि शायद उसकी बहन भी अब मर चुकी होगी, लेकिन उसे उन अमीर लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में बाकी सोल्जर्स की जान दांव पर लगा दी। इसीलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हैना ने डिसाइड किया कि वो पृथ्वी पे उन अमीर और निर्दयी लोगों को बचाने के लिए कभी नहीं जाएगी। हालांकि डेविड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो बताता है कि भले ही वो सारे लोग कैसे भी हों, पर हमें उनकी जान बचानी ही होगी। डेविड उन्हें एक जगह पर बांधकर स्पेसशिप के अंदर चला गया था। हैना डेविड को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन डेविड ने डिसाइड कर लिया था कि वो अकेले ही स्पेसशिप की मदद से अर्थ पर जाएगा। इसीलिए अब हैना बड़ी चालाकी से स्पेसशिप के इंजन को बाहर निकाल लेती है। स्पेसशिप के इंजन को वापस लगाना सिर्फ हैना को ही आता था। डेविड के बार बार इंजन को लगाने के लिए कहने पर भी हैना ये बात मानती ही नहीं, क्योंकि हैना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उन लोगों को किसी भी तरीके से बचाया जाए। वो सारे अमीर लोग सजा के हकदार थे। कुछ देर बाद हैना के कम्युनिकेशन सिस्टम पर पृथ्वी से एक मैसेज आया था। हैना ने तो मैसेज को पढ़े बिना ही डिलीट कर दिया होता है, पर तभी उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चली। पास ही वाले चेम्बर में हैना को डेविड की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी कि डेविड ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। वो इतनी सारी चीजों को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा था। हैना को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर अब उसने दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर डिमिट्री के साथ डेविड की डेड बॉडी को अंतरिक्ष की गहराइयों में फेंक दिया था। हैना डॉक्टर डिमिट्री से कहती है कि अलगाई सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए 3 लोगों की सख्त जरूरत थी, और डेविड ने शायद अपनी जान इसीलिए दी जिससे कि हम दोनों की रहने की वजह से अलगाई सिस्टम डिसेबल हो जाए, और फिर हमें अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी पर जाना ही होगा। तब जाकर डॉक्टर डिमिट्री ये कहते हैं कि मेरा अलगाई सिस्टम एक आदमी के होने पर भी काम करता है। मैंने तो सिर्फ 3 लोगों के ऊपर चलने वाली बात इसीलिए कही थी ताकि मैं डेविड की जान बचा सकूं, जिसका मतलब साफ था कि एक इंसान भी उस अलगाई सिस्टम को अकेले चला सकता है।
अब हमें यहाँ पर कई साल बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर हैना की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हो चुकी होती है। हैना की बेटी अब पृथ्वी को लगातार देखते रहती है। पृथ्वी की कंडीशन अब लगभग ठीक हो चुकी थी। चारों तरफ जो जहरीली गैसेस की परत फैली हुई थी वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, यानी कि पृथ्वी पर इंसान अब बेफिक्र से रह सकते हैं। और इसी तरह हमारी ये स्पेस एक्सप्लोरेशन कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।